स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। एपिसोड 91 to 100, अध्याय 91, महान यान राजवंश के तुरुप के पत्ते का खुलासा। महान यान राजवंश की ओर से कोई नहीं जानता था कि इन्फिनिट ग्रुप की लड़ाकू सेनाओं से निपटने की सबसे अच्छी रणनीति क्या है। बाहरी लोगों के प्रति उनका अहंकार और पूर्वाग्रह इस क्षण पूरी तरह से गायब हो चुका था। महान यान राजवंश के अभिमानी सन्यासियों ने अब इन्फिनिट ग्रुप के तकनीकी लौह प्रहार की शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर लिया था। विशेष रूप से स्टार सोर्स, स्टार डेसोलेशन और सिंग माओ वे असली तकनीकी लौह प्रहार थे। ये तीन सेंट टियर 8वें स्तर के वॉर पपेट्स न केवल विभिन्न तकनीकी हथियारों का उपयोग कर सकते थे, बल्कि साथ ही वे प्रतिद्वंद्वी के हमले के तरीकों को स्कैन और विश्लेषण भी कर सकते थे, जिससे वे युद्ध के लिए इष्टतम रणनीति अपना लेते थे। स्टार सोर्स, स्टार डेसोलेशन और सिंग माओ से लड़ने वाले महान यान राजवंश के सेंट टियर विशेषज्ञों को अब संदेह होने लगा था कि उनके बीच कोई गद्दार आ गया है। उन्हें शक था कि उस गद्दार ने उनके सभी तरीके बाहरी लोगों को बता दिए हैं। इन्फिनिट ग्रुप की सेंट टियर कॉम्बैट यूनिट्स के हमले के तरीकों के बारे में उनकी समझ सीमित थी और वे इतने कम समय में उन्हें पूरी तरह से समझने में असमर्थ थे। फिर भी स्टार सोर्स, स्टार डेसोलेशन और सिंग माओ उन्हें पूरी तरह से जानते हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे वे सब कुछ समझते हों। जब महान यान राजवंश के सेंट टियर पीक पर मौजूद एक संत ने स्टार सोर्स पर मुक्का मारने की तैयारी की, जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, स्टार सोर्स पहले ही थोड़ा झुक गया था और उसने पहले ही सटीक बचाव कर लिया था। वह सेंट टियर विशेषज्ञ बीच में ही रुके हुए मुक्के के साथ असमंजस में था कि वह प्रहार जारी रखे या उसे वापस खींच ले। ऐसा इसलिए नहीं था कि प्रतिद्वंद्वी का युद्ध अनुभव उसकी हरकतों की भविष्यवाणी करने के लिए काफी था, बल्कि इसलिए था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी उसे अंदर बाहर से जानता था और सब कुछ पूरी तरह से समझता था। उसके अधिकांश हमले अक्सर चूक जाते थे और जिन कुछ चालों का उपयोग उसने स्टार सोर्स को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करने के लिए किया था, वे भी विफल रहीं। नतीजतन स्टार सोर्स बिल्कुल भी नहीं हिला और न ही बचा। उसने उस मुक्के को सीधे अपने ऊपर लिया और साथ ही उसके चेहरे पर लेजर कैनन सटा दिया। कोई इस तरह भला कैसे लड़ सकता था? ये केवल उच्च स्तरीय युद्ध क्षेत्र में ही नहीं हो रहा था, ये हर मोर्चे पर हो रहा था। दुश्मन की लड़ने की शैली का तेजी से स्कैन और विश्लेषण करने के बाद इन्फिनिट ग्रुप की लड़ाकू सेनाएं विरोधियों को प्रतिबंधित कर सकती थीं, जिससे वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में असमर्थ हो जाते थे। वैकल्पिक रूप से वे सीधे लक्ष्य की कमजोरी का विश्लेषण करते, लेजर कैनन से भीषण प्रहार करते और एक ही शॉट में शक्तिशाली दुश्मन के परखच्चे उड़ा देते। युद्ध शुरू होने के कुछ ही समय बाद इन्फिनिट ग्रुप की कॉम्बैट यूनिट्स आगे बढ़ने लगी, लगातार आगे और आगे। युद्ध क्षेत्र महान यान राजवंश की सन्यासी सेनाओं की लाशों और इन्फिनिट ग्रुप के टूटे हुए यांत्रिक पुर्जों से भरा हुआ था। चूंकि महान यान राजवंश ने अभी तक अपना शक्तिशाली तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया था, इसलिए गु किजुए को कदम उठाने की कोई जल्दी नहीं थी। जी यिन्यू जानती थी कि इन्फिनिट ग्रुप की लड़ाकू सेनाएं कमजोर नहीं थीं। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इन्फिनिट ग्रुप की सेनाएं इस हद तक दुर्जय होंगी। जी यिन्यू की सुंदर आंखें क्षण भर के लिए आश्चर्य से भर गईं। उसने गु किजुए की ओर देखा और अनिश्चितता से पूछा, सीईओ सिंह, क्या इन्फिनिट ग्रुप की सभी लड़ाकू सेनाओं को विशेष रूप से इन्फिनिट ग्रुप के ट्रेनिंग बेस में प्रशिक्षित किया गया था? गु किजुए ने सिर हिलाया, दूर देखा और धीरे से मुस्कुराया, ज्यादातर हाँ। ऐसा लग रहा है कि अब मेरी बारी है। जी यिन्यू स्वाभाविक रूप से समझ नहीं पाए, निश्चित रूप से अभी नहीं। उसके सवाल का जवाब देने के लिए गु किजुए की आवश्यकता नहीं थी, वह तुरंत खुद ही समझ गई। महान यान राजवंश की ओर से अचानक कई फायर आर्मर्ड सेंट टियर्स प्रकट हुए, जिनके शरीर लपटों से घिरे हुए थे। उन्होंने सुनहरे कवच पहने हुए थे और कवच के चारों ओर सुनहरी ज्वाला की एक परत लगातार जल रही थी। इन विशेषज्ञों के प्रकट होने के बाद उन्होंने सीधे इन्फिनिट ग्रुप की लड़ाकू सेनाओं की ओर धावा बोल दिया, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से वहां तक पहुंचने में असमर्थ थे, क्योंकि गु किजुए की आवाज पहले से ही पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थी। सब लोग आओ और मेरे साथ कुछ हाथ आजमाओ। जैसे ही उसकी आवाज थमी, उसकी आकृति युद्ध क्षेत्र के ऊपर दिखाई दी। अभी भी एक छिपा हुआ विशेषज्ञ बचा है, इसे मार डालो। सुनहरे कवच में लिपटी और पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी इन आकृतियों को गु किजुए को देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि बाहरी लोगों के इस समूह के पास अभी भी ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। हालांकि उन स्वर्णिम कवच वाले दैवीय प्राणियों ने संकोच नहीं किया, वे सभी तुरंत गु किजुए की ओर झपट पड़े। चिल्ला! गु किजुए ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उसके शरीर के चारों ओर काले बिजली के तूफान फैल गए, जो लगातार फट रहे थे। उसने इन योद्धाओं के हमले का इंतजार नहीं किया, इसके बजाय उसने उनका सामना किया और सीधा उनके बीच में कूद गया। उसने पहले ही भांप लिया था कि सुनहरी लपटों से घिरा ये कवच एक किस्मत का खजाना था, जो महान यान राजवंश के भाग्य से जुड़ा था। कवच के भीतर के सन्यासी खुद विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन कवच की शक्ति ने उन्हें सेंट टियर की युद्ध क्षमता प्रदान की थी।
दूसरे शब्दों में, महान यान राजवंश के राष्ट्रीय भाग्य के दायरे में यदि कोई समूह उन पर हमला करने का इरादा रखता है तो उन्हें न केवल उनके ज्ञात 6 संतों का सामना करना होगा, बल्कि 12 अतिरिक्त सैन्य योद्धाओं का भी सामना करना होगा। महान यान राजवंश के पास इस सुनहरे कवच के 12 से अधिक सेट थे जो राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति का आह्वान कर सकते थे। हालांकि केवल 12 सेट ही सैन्य की शक्ति को उजागर कर सकते थे, बाकी केवल हाफ सेंट की शक्ति ही निकाल पाते थे। फिर भी ये पहले से ही भयानक था। सामान्य परिस्थितियों में समान शक्ति या थोड़ी बेहतर शक्ति होना युद्ध शुरू करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। लेकिन अगर कोई समूह केवल 6 सैन्य इकाइयों के साथ हमला करता और महान यान राजवंश अचानक 12 अतिरिक्त विशेष संत और बड़ी संख्या में हाफ सैन्य योद्धा ले आता, तो उस समूह को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता और एक अत्यंत दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ती। इन्फिनिट ग्रुप के लोग इस समय बेहद हैरान थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि महान यान राजवंश का तुरुप का पत्ता इतना शक्तिशाली होगा। 12 संत और असंख्य हाफ सेंट, ये निश्चित रूप से एक भयानक शक्ति थी जो शहरों को कुचलने और देशों को नष्ट करने में सक्षम थी। हवा में गू किजुए और महान यान राजवंश के संतों के बीच का युद्ध भी कई लोगों का ध्यान खींच रहा था। अनगिनत आंखों के सामने गू किजुए ने सीधे प्रहार किया और महान यान राजवंश के एक संत के साथ हिंसक रूप से टकरा गया। गड़गड़ाहट, बूम 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 बूम। अचानक ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो और धरती फट रही हो, पहाड़ और नदियां बिखर रही हों और आसमान और जमीन के बीच कान फोड़ने वाले धमाके लगातार गूंज रहे हों। एक भयानक शॉकवेव भी निकली और दोनों आकृतियों से चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे पास खड़ी दोनों पक्षों की कॉम्बैट यूनिट्स तुरंत चकनाचूर हो गईं। लेकिन इसके बाद एक और भी भयानक दृश्य सामने आया। गू किजुए की विशाल और भव्य आकृति आकाश और पृथ्वी पर हावी थी। उसका मुख का, जिसमें दुनिया को हिला देने वाली बिजली थी, वास्तव में उस संत की भुजा और कवच को उड़ा ले गया। प्रतिद्वंद्वी की भुजा और कवच ने केवल एक क्षण के लिए प्रतिरोध किया और फिर पूरी तरह से धूल में मिल गए। इतनी दबंग शक्ति कैसे मौजूद हो सकती है? वह व्यक्ति हद से ज्यादा डरा हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पुफ की आवाज के साथ गू किजुए के मुके की रफ्तार जारी रही और उसने उस सन्यासी को, जिसने केवल बाहरी वस्तु के सहारे अपनी शक्ति बढ़ाई थी, तुरंत रक्त के धुंध में बदल दिया। ये दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला था। महान यान राजवंश की ओर के लोग, इन्फिनिट ग्रुप की लड़ाकू सेनाएं और यहाँ तक कि तियान्यू ग्रुप की जीएनयू, सभी की आंखें इस पल फटी की फटी रह गईं। एक ही झटके में मौत, एक ही मुके से एक संत का काम तमाम। हिस। भले ही इस समय युद्ध अत्यंत भीषण था, लेकिन दोनों पक्षों के सभी लड़ाकू कर्मी जिन्होंने इस दृश्य को देखा, अपनी सांसें रोककर रह गए। उस युद्ध क्षेत्र में जहां इन्फिनिट ग्रुप और महान यान राजवंश के बीच भिड़ंत हो रही थी, गू किजुए मानो एक ड्रैगन में बदल गया था जिसके मुके आसमान को चीर रहे थे। दोनों पक्षों की सर्वोच्च युद्ध शक्ति, सेंटियर विशेषज्ञ, वास्तव में उसके एक ही मुके से चकनाचूर हो रहे थे। उसके इस भयानक प्रभुत्व ने सभी की दिव्य आत्माओं को थरा दिया था। गू किजुए के मन में भी आश्चर्य की एक हल्की लहर उठी। वह अपनी शक्ति से हैरान नहीं था, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की मूर्खता पर था। अभी उस मुके का सामना उस व्यक्ति ने अपने भौतिक शरीर से किया था। क्या वह मूर्ख था या बचने में असमर्थ था? सामान्यतः एक अज्ञात दुश्मन का सामना करते समय पहले उसकी थाह ली जाती है और फिर प्रभावी ढंग से प्रहार किया जाता है। लेकिन भले ही यह एक जांच थी, प्रतिद्वंद्वी को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था कि वह एक ही मुके में मारा जाए। तभी महान यान राजवंश के सम्राट की एक अत्यंत क्रोधित गर्जना सुनाई दी। क्या तुम सब गधे हो? इतने शक्तिशाली शत्रु का सामना करते समय तुम्हारी इतनी लापरवाही करने की हिम्मत कैसे हुई? महान यान सम्राट खुद भी उन स्वर्ण कवचधारी दैवीय प्राणियों में शामिल था और वह उन 12 योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली था। बेशक अब केवल 11 ही बचे थे। इससे पहले कि सम्राट बेगोनगेन आदेश दे पाता, गू किजुए एक बार फिर बिजली से लिपटी रक्त लाल छाया में बदल गया और एक अन्य स्वर्ण कवचधारी योद्धा के करीब पहुंच गया। वह योद्धा पिछले दृश्य को देखकर पहले ही आतंकित था। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि उसका साथी एक ही मुके में कैसे मारा गया। जब गू किजुए उसकी ओर बढ़ा तो उसे अपने भीतर गहरा डर महसूस हुआ। उसकी पहली प्रतिक्रिया लड़ने की नहीं, बल्कि भागने की थी। हालांकि सेंटियर शक्ति के कारण उसने अपने डर को दबाया और जब गू किजुए का मुक्का आया तो उसने भी दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। वह व्यक्ति तुरंत तो नहीं मरा, लेकिन गू किजुए के प्रहार ने उसके मुके को तोड़ते हुए उसके स्वर्ण कवच में गहरा गड्ढा कर दिया। बूम! एक भयानक बल के साथ वह योद्धा पीछे की ओर उड़ता चला गया। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, गू किजुए तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसकी मुट्ठी पर भयानक बिजली जमा हुई और उसने बेरहमी से उस योद्धा के सिर के परखच्चे उड़ा दिए। दूसरी सेंटियर यूनिट भी गिर चुकी थी। गू किजुए जब तक शांत था तब तक ठीक था, लेकिन जब उसने कदम उठाया तो वह प्रलयकारी था। बहुत ही कम समय में उसने 2 संतों को मार गिराया था। तियानहोंग डोमेन के किसी भी युद्ध क्षेत्र में यह एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड था। हालांकि आगे की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी।
बचे हुए 10 स्वर्ण कवचधारी योद्धा अब सतर्क हो गए थे। वे सब एकजुट होकर गु की जुए पर झपट पड़े। उनके साथ बड़ी संख्या में हाफ सैंड्स भी आए, जिन्होंने चांदी के कवच पहने थे। ये योद्धा केवल राष्ट्रीय भाग्य के खजाने के आशीर्वाद से ही इस स्तर की शक्ति पा रहे थे। जी यिन्यू और अन्य विशेषज्ञों की नज़रों में आसमान में आतिशबाजी जैसा नज़ारा दिख रहा था, लेकिन वहां पटाखे नहीं, बल्कि गु की जुए के हाथों चांदी के कवच वाले योद्धा फट रहे थे। पूर्ण शक्ति के सामने संख्या बल बेकार था। बेईगोंग यिन और अन्य स्वर्ण योद्धाओं को छोड़कर कोई भी हाफ सेंट अगर गु की जुए की बिजली की चपेट में आता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। जैसे जैसे समय बीता, स्वर्ण योद्धाओं की संख्या घटने लगी। जब 12 में से केवल 7 बचे, तो बेईगोंग यिन ने एक ऐसा कठिन निर्णय लिया जो परंपराओं के विरुद्ध था। युद्ध क्षेत्र से व्यवस्थित रूप से पीछे हटो। जियुयांग शाही राजवंश की ओर कुमुख के लिए बढ़ो। 5 लाख की सन्यासी सेना इन्फिनिट ग्रुप की 3 लाख की सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि महानयान की ब्लैक आर्मर्ड आर्मी को इन्फिनिट ग्रुप के भाड़े के सैनिकों ने दबा दिया था। गु की जुए ने अकेले ही युद्ध का पासा पलट दिया था। जैसे ही बेईगोंग यिन पीछे हटा, महानयान की सेना भूस्खलन की तरह ढह गई। सैनिक अपने कवच छोड़कर जान बचाकर भागने लगे, लेकिन गु की जुए की आवाज़ गूंजी। इन्फिनिट ग्रुप की लड़ाकू सेनाओं, मेरा आदेश सुनो, भागने वालों का पीछा करो, सभी का विनाश करो। महानयान राजवंश को बचने के लिए अपनों की बलि देनी पड़ी। सम्राट बेईगोंग यिन और उनके करीबी जियांग डोमेन की ओर भाग निकले। जियुयांग शाही राजवंश उनके ही वंश का माना जाता था, इसलिए उन्हें वहां शरण मिलने की उम्मीद थी। इस बार महानयान राजवंश की हालत एक टूटी हुई पीठ वाले कुत्ते जैसी हो गई थी। उनकी 6 लाख की सेना का 1/4 हिस्सा युद्ध में मारा गया और दूसरा चौथाई भागते समय खत्म हो गया। अंत में 1/4 से भी कम सैनिक बच सके। सम्राट बेईगोंग यिन इतनी जल्दी में भागे कि अपनी महारानी को भी साथ नहीं ले पाए। महारानी ने भी हार स्वीकार करने या बंदी बनने के बजाय आत्महत्या कर ली। अब इन्फिनिट ग्रुप की इकाइयों ने महानयान राजवंश के विभिन्न संसाधन क्षेत्रों और महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। गु की जुए बचे हुए स्वर्ण योद्धाओं का सफाया करने के बाद शाही राजधानी के ऊपर प्रकट हुआ। जो गुट भागने में असमर्थ रहे थे, उनके पास इन्फिनिट ग्रुप के बुद्धिमान और शक्तिशाली सीईओ श्रीमान सिंह जुए का अपने वफादार महानयान राजवंश में स्वागत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। महानयान राजवंश का पतन इतनी तेजी से हुआ कि लोग हतप्रभ रह गए। राजवंश के भीतर कई रईस और प्रमुख शक्तियों के उच्च पदस्थ अधिकारी अचानक खुद को कैदी की स्थिति में पा रहे थे। उनका भाग्य अब अनिश्चित था, वे जीवित रह सकते थे या वे महानयान की इसी उपजाऊ मिट्टी के लिए खाद बनकर एक लाश में तब्दील हो सकते थे। उनका सम्राट बेईगोंग यिन पहले ही जा चुका था और उनके शक्तिशाली सन्यासी या तो युद्ध में मारे गए थे या भाग गए थे। अचानक हर कोई पहले से कहीं अधिक घबरा गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस दुश्मन को उन्होंने युद्ध से पहले तुच्छ समझा था, उसके पास इतनी भयानक युद्ध क्षमता होगी। कभी फलता फूलता महानयान राजवंश वास्तव में प्रतिद्वंद्वी की प्रचंड शक्ति द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया था। महानयान राजवंश शाही महल। गु की जुए महानयान सम्राट के ड्रैगन सिंहासन पर नहीं बैठा, उसे इस हारने वाले की कुर्सी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी विशाल आकृति उस ऊंचे चबूतरे पर खड़ी थी जहां सिंहासन स्थित था। नीचे त्यान्यू ग्रुप की सीईओ जी यिन्यू दाईं और ऊपर की तरफ बैठी बड़े चाव से चाय की चुस्कियां ले रही थी। हॉल के केंद्र में इन्फिनिट ग्रुप के लिए कोंडवू, स्टार सोर्स और 2 अन्य लोगों के साथ शांति से खड़े थे। लानशी, जीशांग और एम्परर एकेडमी के अन्य छात्र हॉल के बाईं ओर खड़े होकर अपने सामने हो रही हर घटना को चुपचाप देख रहे थे। महानयान राजवंश के रईस और विभिन्न गुटों के नेता इस समय लिए कोंडवू और अन्य लोगों के पीछे घुटनों के बल बैठे थे। उनमें से हर कोई डर से कांप रहा था, मानो वे किसी खाई के किनारे खड़े हों या पतली बर्फ पर चल रहे हों। वे अपने भाग्य को लेकर गहरी चिंता में थे। कईयों को तो ये डर था कि वे आज इस हॉल से जीवित बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब हर कोई घबराया हुआ था, तब सिंहासन के सामने खड़े उस दबंग व्यक्ति ने उदासीन भाव से कहा, मैं जुए हूँ, इन्फिनिट ग्रुप का सीईओ। इस क्षण से महानयान राजवंश आधिकारिक तौर पर इन्फिनिट ग्रुप के लिए एक संसाधन संग्रह क्षेत्र बन गया है। महानयान के क्षेत्र में सभी संसाधन और सभी जीवित प्राणी इन्फिनिट ग्रुप के हैं। आप में से जिनके पास इन्फिनिट ग्रुप के लिए महानयान के संसाधनों को अधिकतम सीमा तक इकट्ठा करने की क्षमता है, वे खड़े हों और जवाब दें। गु की जुए के शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे। रईसों के चेहरे इस समय बेहद उतर गए थे। अब राजवंश का अस्तित्व नहीं था, सब कुछ इन्फिनिट ग्रुप का था। कुछ देर तक जमीन पर झुके लोगों में से कोई नहीं बोला, वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। काफी समय बाद महानयान राजवंश का एक राजकुमार आखिरकार खड़ा हुआ। गु की जुए की नज़र उस पर पड़ी और उसने पूछा, तुम कौन हो? सितुनान ने गु के जुए के सामने झुककर कहा, ये गुनहगार महानयान राजवंश का राजकुमार वेन आन सितुनान है।
वह राजवंश का एकमात्र ऐसा राजकुमार था जिसका उपनाम अलग था, और उसे यह उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि उसने राजवंश के लिए कई उपयोगी चीज़ों का आविष्कार और निर्माण किया था। इतना ही नहीं, उसने बड़ी संख्या में मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को बेहतर बनाया था और प्राचीन ग्रंथों को वर्गीकृत कर महान यान अकादमी में सुरक्षित किया था। दूसरे शब्दों में, वह एक उच्च स्तरीय प्रतिभा था। सेतुनान के खड़े होने के बाद गो किजुए ने पूछा, क्या तुम महान यान से इन्फिनिट ग्रुप के लिए संसाधन इकट्ठा कर सकते हो? सेतुनान ने सिर हिलाया और फिर ना में सिर हिला दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? गो किजुए ने ठंडे स्वर में पूछा, उसकी आंखों में हल्की कड़वाहट थी। सेतुनान ने बिना डरे और बिना झुके कहा, मुझमें इन्फिनिट ग्रुप के लिए सभी संसाधनों को इकट्ठा करने की क्षमता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि महान यान के उन लोगों के लिए जो केवल जीवित रहना चाहते हैं और इस सत्ता परिवर्तन में शामिल नहीं होना चाहते, क्या अभी भी कोई रास्ता बचा है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण था और इसने हॉल में मौजूद सभी लोगों के पसीने छुड़ा दिए। ऊपर खड़ा व्यक्ति एक क्रूर इंसान था जिसने कई सेंटियर दिग्गजों को मारा था। यदि वह नाखुश होता तो सेतुनान का अंत निश्चित था। गो किजुए की उदासीन आवाज गूंजी, वे पहले किसी भी गुट के रहे हों, जो कोई भी इन्फिनिट ग्रुप के विकास में योगदान देगा वह ग्रुप का एक अनौपचारिक सदस्य बन सकता है। यदि उनका योगदान उत्कृष्ट रहा तो वे पूर्ण सदस्य बन सकते हैं। असाधारण क्षमता वाले लोग ग्रुप की लड़ाकू इकाइयों में शामिल हो सकते हैं और प्रबंधन के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। गो किजुए का अभी इन्फिनिट ग्रुप के उच्च प्रबंधन को बदलने का कोई इरादा नहीं था। सेतुनान जैसे लोग भी लंबे समय तक अनौपचारिक सदस्य ही रहने वाले थे। सेतुनान ने झुककर कहा, मैं समझ गया। मैं आपकी उत्कृष्टता सिंगजुए के लिए संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए तैयार हूं। सेतुनान के इन शब्दों के बाद कई रईसों ने या तो राहत की सांस ली या पूरी तरह निराशा में डूब गए। सम्राट के भाग जाने से जनता का भरोसा पहले ही टूट चुका था और अब सेतुनान जैसी प्रतिभा ने भी इन्फिनिट ग्रुप को अपना लिया था। गो किजुए को यह नहीं पता था कि सेतुनान एक शीर्ष प्रतिभा है, उसे बस इतना लगा कि वह व्यक्ति जीवित रहने का मूल नियम समझता है। शक्तिशाली का कमजोर पर राज करना ही प्रकृति का नियम है। गो किजुए की कोशिशों से इन्फिनिट ग्रुप शून्य से विकसित होकर इतना बड़ा हो गया था कि अब वह महान यान राजवंश को कुचलने की ताकत रखता था। यदि इन्फिनिट ग्रुप धीमी गति से विकसित होता तो स्थिति उलट भी हो सकती थी। वह अब जीवित रहने के मार्ग को गहराई से समझता था। उसे न केवल अपनी ताकत बढ़ानी थी बल्कि अपनी शक्ति का विस्तार भी करना था ताकि वह और उसका ग्रुप हमेशा लाभ की स्थिति में रहे। सेतुनान के बाद अन्य लोगों ने भी धीरे धीरे इन्फिनिट ग्रुप के प्रति निष्ठा की शपथ ली। गो किजुए ने योगदान के आधार पर प्राथमिकता तय की, जो जितना योगदान देगा उसे उतना ही लाभ मिलेगा। गो किजुए की कार्यक्षमता बहुत अधिक थी। उसने आधे दिन से भी कम समय में महान यान राजवंश की सफाई का काम पूरा कर लिया। अब उसे जी येन्यू के साथ आगे की विस्तृत चर्चा करनी थी, क्योंकि उनका अगला लक्ष्य था मेडिसिन किंग वैली। मेडिसिन किंग वैली तियानहोन डोमेन की शीर्ष शक्तियों में से एक थी, जिसकी ताकत अत्यंत दुर्जेय थी। अकेले इन्फिनिट ग्रुप के लिए उनसे मुकाबला करना कठिन होता, लेकिन तियानयू ग्रुप उनके सबसे वफादार सहयोगी के रूप में साथ था। जल्द ही उस विशाल शाही हॉल में केवल गो किजुए और जी येन्यू ही शेष रह गए। महान यान राजवंश शाही महल का मुख्य हॉल। विशाल मुख्य हॉल में इन्फिनिट ग्रुप के सीईओ गो किजुए और तियानयू ग्रुप की सीईओ जी येन्यू पूर्व और पश्चिम की ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। गो किजुए ने सीधे मुद्दे की बात की, हम मेडिसिन किंग वैली पर हमला करने वाले हैं। महान यान राजवंश के विपरीत मेडिसिन किंग वैली के पास इंपीरियल रैंक की युद्ध शक्ति है, साथ ही बड़ी संख्या में सेंट रैंक की लड़ाकू इकाइयां भी हैं। चाहे इन्फिनिट ग्रुप हो या तियानयू ग्रुप, किसी के लिए भी अकेले मेडिसिन किंग वैली का सामना करना मुश्किल होगा। जी येन्यू ने धीरे से सिर हिलाया, मैं इससे सहमत हूँ। वास्तव में सीईओ सिंह और मुझे अब केवल 2 मुद्दों पर समझौता करना है। उसने चर्चा के बजाय समझौता शब्द का इस्तेमाल किया। जब वे अकेले होते थे तो वह निश्चित रूप से एक ऐसी महिला थी जो गो किजुए के लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार रहती थी, क्योंकि उस प्रक्रिया के दौरान न केवल उसका रक्तवंश शुद्ध होता था बल्कि उसे परम आनंद का अनुभव भी होता था। जी येन्यू पहले इस आदिम सुख का तिरस्कार करती थी, लेकिन जब से उसने गो किजुए के उग्र और दबंग आकर्षण का अनुभव किया था, वह किसी हद तक इसकी आदी हो गई थी। हालांकि वह सब केवल निजी मुलाकात तक सीमित था। अब गो किजुए इन्फिनिट ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वह तियानयू ग्रुप के हितों का। गो किजुए ने हाथ उठाकर जी येन्यू को अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। सीईओ जी, कृपया कहें। जी येन्यू ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कहा, बातचीत का पहला मुद्दा यह है कि इन्फिनिट ग्रुप और तियानयू ग्रुप प्रत्येक कितनी लड़ाकू सेनाएं भेजेंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि सफल अभियान के बाद मेडिसिन किंग वैली के संसाधनों का विभाजन कैसे किया जाएगा। गो किजुए ने भी इन 2 मुद्दों के बारे में सोच रखा था। उसने अपना विचार बताने के बजाय पूछा, क्या सीईओ जी के पास कोई प्रस्ताव है?
जीएनयू ने कुछ देर सोचा और कहा, तियानयू ग्रुप के पास केवल एक लक्ष्य नहीं है और हमारी इंपीरियल रैंक इकाइयां सभी युद्ध क्षेत्रों में नहीं भेजी जा सकती। ये पुष्टि हो चुकी है कि मेडिसिन किंग वैली के पास एक एम्परर रैंक का विशेषज्ञ है। इसका मतलब है कि या तो तियानयू ग्रुप या इन्फिनिट ग्रुप के पास कम से कम एक इंपीरियल रैंक की युद्ध शक्ति होनी चाहिए। यदि तियानयू ग्रुप युद्ध में भाग लेने के लिए एक एम्परर रैंक विशेषज्ञ भेजता है तो तियानयू ग्रुप मेडिसिन किंग वैली के संसाधनों का 70% दावा करेगा। इसके विपरीत यदि इन्फिनिट ग्रुप युद्ध के लिए एक एम्परर रैंक विशेषज्ञ भेजता है तो इन्फिनिट ग्रुप 70% संसाधनों का दावा कर सकता है। सीओ सिंह, इस प्रस्ताव के बारे में आपका क्या विचार है? भले ही वे सहयोगी थे लेकिन लाभ के वितरण पर कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। गु किजुए ने थोड़ा सिर हिलाया। बहुत निष्पक्ष और तर्कसंगत। इसलिए इन्फिनिट ग्रुप की ओर से इंपीरियल रैंक की युद्ध शक्ति इस लड़ाई में भाग लेगी। उसकी बात सुनकर जीएनयू चौंक गई। वह, जो शांति से बैठी थी, तुरंत खड़ी हो गई और हैरानी से बोली, इन्फिनिट ग्रुप के पास कोई छिपी हुई इंपीरियल रैंक शक्ति है। इन्फिनिट ग्रुप ऐसा कर सकता था लेकिन उसके लिए मौजूदा सभी इन्फिनिट पॉइंट्स खर्च करने पड़ते। हालांकि गु किजुए कोई रोबोटिक वॉर पपेट बनाने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि जिस इंपीरियल रैंक शक्ति की वह बात कर रहा था वह स्वयं था। गु किजुए ने अपनी पलकें थोड़ी उठाईं और उदासीनता से कहा, क्या सीईओ जी को लगता है कि मेरे पास इंपीरियल रैंक की शक्ति है? जीएनयू ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह शक्ति खुद गु किजुए होगा, लेकिन गंभीरता से विचार करने के बाद उसने सिर हिलाया। युद्ध क्षेत्र में सीईओ सिंह के प्रदर्शन और एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति के साथ तालमेल बिठाने की आपकी क्षमता को देखते हुए दोनों यही संकेत देते हैं। सीईओ सिंह वास्तव में इंपीरियल रैंक की ताकत रखते हैं और आपकी विकास दर के साथ आप निश्चित रूप से निकट भविष्य में शीर्ष नेतृत्व करेंगे। चूंकि आप मेडिसिन किंग वैली के विशेषज्ञ का सामना करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमारे तियानयू ग्रुप की सेना कुल बल का 40% होगी और हम संसाधनों का 30% हिस्सा लेंगे। ऐसा करके वह गु किजुए को कोई अनुचित लाभ नहीं दे रही थी। एम्परर रैंक के विशेषज्ञों से निपटना सबसे कठिन काम होता है। यदि इन्फिनिट ग्रुप ये बड़ी चुनौती उठा रहा था तो तियानयू ग्रुप का 30% लाभ लेना और 40% सेना भेजना एक उचित व्यवस्था थी। गु किजुए ने सहमति दी। बातचीत की मेज पर जीएनयू एक बहुत ही बुद्धिमान महिला थी। समझौता पूरा होने के बाद शाही महल का मुख्य हॉल एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र से घिर गया। हॉल की हर चीज धुंधली रोशनी और परछाइयों में बदल गई। सबको यही पता था कि श्रीमान सिंह जुए और सीईओ जीएनयू दो बड़े समूहों के बीच व्यापारिक बातचीत कर रहे हैं। व्यापारिक बातचीत के बाद वहां क्या अद्भुत घटित हुआ यह कोई नहीं जानता था। केवल शाही महल के बाहर पहरा दे रहे लिए कोंडवू की आंखों में एक अजीब सा भाव था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों अंदर अभ्यास कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि जिस जमीन पर वह खड़ा था वह एक लय में कंपन कर रही थी। यदि यह कोई मुकाबला था तो ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष बहुत उग्र प्रहार कर रहे थे। यदि महान यान का महल शीर्ष सुरक्षा घेरों से सुरक्षित न होता तो शायद अब तक खंडहर बन चुका होता। अगले दिन सुबह तक जमीन का कंपन नहीं रुका। उस मुकाबले में कोई हारा नहीं, दोनों ही विजेता थे। जीएनयू का रक्तवंश फिर से शुद्ध हुआ और गु किजुए, जिसने पहले के युद्धों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उसे फिर से एक स्फूर्तिदायक राहत मिली। काम और आराम के इस संतुलन ने उसे अपनी छठी ब्लड बीड को ब्लैक ड्रैगन बीड में बदलने में मदद की। अब उसके पास 9 में से 6 ब्लड ड्रैगन की विरासतें थीं। उसकी अपनी रैंक अब इंपीरियल रैंक से बस एक कदम दूर थी और वह किसी भी समय उसमें प्रवेश कर सकता था। मेडिसिन किंग वैली पर हमले के लिए इन्फिनिट ग्रुप की ओर से एक इंपीरियल रैंक स्वयं गु किजुए और 5 सेंट रैंक योद्धा होंगे, लिए कोंडवू, स्टार सोर्स की तिकड़ी और एक विशेष व्यक्ति यांग यूफू। यांग का पूरा परिवार महान यान शाही परिवार द्वारा खत्म कर दिया गया था और उसने अपना नाम बदलकर यांग चाओ रख लिया था ताकि वह अपना प्रतिशोध याद रख सके। गु किजुए ने उसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दिया। लिए कोंडवू, स्टार सोर्स और हाल ही में शामिल हुए यांग चाओ को मिलाकर कुल 5 सेंट रैंक लड़ाकू इकाइयां तैयार थीं। वास्तव में महान यान राजवंश के विदेशी उपनाम वाले राजा सेतुनान, जो पहले ही दल बदल चुके थे, वे भी 1 सेंट रैंक सन्यासी बन सकते थे। सेतुनान वर्तमान में हाफ सेंट शक्ति के शिखर पर हैं। जब तक गु किजुए उन्हें एक डेमन पावर क्रिस्टल प्रदान करते हैं वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सेतुनान की युद्ध में कोई रुचि नहीं है, उनकी रुचि इन्फिनिट ग्रुप की विभिन्न प्रौद्योगिकियों में है। इन्फिनिट ग्रुप के विकास के लिए युद्ध प्रकार की प्रतिभाओं, प्रबंधन प्रकार की प्रतिभाओं और निश्चित रूप से अनुसंधान प्रकार की प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। सेतुनान युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे और गु किजुए का उन्हें मजबूर करने का कोई इरादा नहीं था। एक इंपीरियल रैंक और 5 सेंट रैंक योद्धाओं के अलावा इन्फिनिट ग्रुप ने 10 लाख भाड़े के सैनिकों और 30 लाख युद्ध मशीनों को भी भेजा। पिछले बड़े युद्ध में इन्फिनिट ग्रुप की सेना को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनकी कमी को तेजी से पूरा कर लिया गया।
लान शी और जी शांग जैसे एम्परर एकेडमी के दिग्गजों की संख्या भी बढ़ी है, जिन्होंने अब 500 लोगों की एक टीम बनाई है। इसके अलावा महान यान राजवंश ने 1 लाख सन्यासियों की एक मित्र सेना तैयार की। चूंकि बेगोंग शाही घराने ने उन्हें निर्दयता से छोड़ दिया था, इसलिए वे अब नए बॉस इन्फिनिट ग्रुप के प्रति निष्ठा जता रहे थे। इससे इन्फिनिट ग्रुप की संपत्ति घटने के बजाय और बढ़ गई, जिससे युद्ध से युद्ध को पालने की रणनीति सफल रही। इस बार इन्फिनिट ग्रुप के कागजी आंकड़े भयानक थे। 1 इंपीरियल रैंक, 5 सेंट रैंक, 500 एम्परर एकेडमी के दिग्गज और 50 लाख लड़ाकू सैनिक। जैसे ही इन्फिनिट ग्रुप की सेनाएं अगले बड़े युद्ध के लिए एकत्र हुईं, तियानयू ग्रुप भी सक्रिय हो गया। तियानयू ग्रुप ने जी येन्यू सहित 3 सेंट रैंक और 35 लाख लड़ाकू सैनिक भेजे। दोनों समूहों की कुल शक्ति मिलाकर 1 इंपीरियल रैंक, 8 सेंट रैंक और 85 लाख लड़ाकू सैनिक हो गई। युद्ध से पहले की बैठक महान यान राजवंश के शाही महल के मुख्य हॉल में हुई। तियानयू ग्रुप की ओर से जी येन्यू और 3 शीर्ष सेंट रैंक सन्यासी आए, जबकि इन्फिनिट ग्रुप से गो किजुए और लिए कोनवू सहित 6 लोग शामिल हुए। जी येन्यू ने पहले बात शुरू करते हुए कहा, सीईओ सिंह, क्या हमारी शीर्ष युद्ध शक्ति में थोड़ी कमी नहीं है? नवीनतम खुफिया जानकारी के अनुसार मेडिसिन किंग वैली के पास 1 इंपीरियल रैंक, 5 शीर्ष सेंट रैंक और 10 सामान्य सेंट रैंक योद्धा हैं। उनके पास हमसे लगभग 2 गुने सेंट योद्धा हैं। साथ ही उन्होंने 10 लाख सन्यासियों की सेना भी जुटा ली है। सभी की निगाहें गो किजुए पर टिक गईं। सैन्य बल का मुकाबला 85 लाख बनाम 100 लाख 1 करोड़ का था। इस पैमाने के युद्ध में 15 लाख का अंतर जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन मेडिसिन किंग वैली की असली ताकत उनके शीर्ष योद्धाओं में थी। गो किजुए ने कुछ सोचकर कहा, कागजी तौर पर उनका पलड़ा भारी है, लेकिन हमारा लाभ इन्फिनिट ग्रुप की तकनीक में है। हमारी तकनीक से लैस योद्धा तियानहोंग डोमेन के सामान्य सन्यासियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। फिर भी सुरक्षा के लिए मैं दोनों पक्षों के 4 और पीक हाफ सैंड्स को सेंट रैंक में पदोन्नत करने में मदद कर सकता हूं। ये कहते हुए उन्होंने 4 चमकदार डायमंड पावर क्रिस्टल हवा में लहराए। ये देख जी येन्यू खुश हो गई और उसने अपनी ओर से 2 और सेंट रैंक योद्धा भेजने का वादा किया। लिए कोनवू ने इन्फिनिट ग्रुप की ओर से सिल्वर विंग और मून प्यूपिल को इसके लिए सबसे उपयुक्त बताया। सेतुनान का नाम भी आया, लेकिन गो किजुए ने कहा कि जब तक वह खुद स्वेच्छा से आगे न आए, उसे शामिल करने की जरूरत नहीं है। गो किजुए ने आदेश दिया, आज से 3 दिन बाद हमारी संयुक्त सेना मेडिसिन किंग वैली से 100 कोस बाहर इकट्ठा होगी और हमला शुरू करेगी। जी येन्यू ने सहमति जताई, हमें इस युद्ध में शीघ्र विजय मिले। गो किजुए ने बेरुखी से कहा, निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी। युद्ध पूर्व सम्मेलन यहीं समाप्त हुआ। सिल्वर विंग और मून प्यूपिल, जो इन्फिनिट ग्रुप के अपने पाले हुए योद्धा थे, अब सेंट रैंक बनने की तैयारी में थे। सिल्वर विंग अपनी अद्भुत गति के लिए जाना जाता था, जबकि मून प्यूपिल, जो मूल रूप से एक सेलेस्टियल डायमंड कैट थी, अपनी आंखों में 2 रक्त चंद्रमा लिए हुए थी। लिए कोनवू के सामने खड़े सिल्वर विंग और मून प्यूपिल दोनों के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। क्वाजी सेंट रैंक वास्तव में सेंट रैंक से बस 1 कदम दूर थी, लेकिन कौन जानता था कि वह आखिरी कदम कब उठाया जाएगा। डायमंड पावर क्रिस्टल मिलते ही स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। सिल्वर विंग और मून प्यूपिल इन्फिनिट ग्रुप के लाखों भाड़े के सैनिकों में सबसे उत्कृष्ट योद्धा थे। अपनी योग्यता और आधार के साथ इस क्रिस्टल की मदद से उनके पास सेंट रैंक में कदम रखने का सुनहरा मौका था। लिए कोनवू ने क्रिस्टल उन्हें सौंपते हुए कहा, तुम दोनों इन्फिनिट ग्रुप द्वारा खुद तैयार किए गए विशिष्ट योद्धा हो, अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ। मुझे आशा है कि इस बार तुम श्रीमान सिंह जुए को निराश नहीं करोगे। ये सुनकर सिल्वर विंग और मून प्यूपिल ने झुककर अभिवादन किया, हम श्रीमान सिंह जुए को बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। लिए कोनवू ने सिर हिलाया, अभी एकांतवास में जाओ और अपनी रैंक में सुधार करो। जैसा आपका आदेश, दोनों ने कहा और साथ चले गए। इस अंतिम समय में गो किजुए सहित इन्फिनिट ग्रुप के अन्य सदस्य भी अपनी अंतिम प्रगति कर रहे थे। महान यान राजवंश के विपरीत मेडिसिन किंग वैली तियानहोंग डोमेन की शीर्ष शक्तियों में से एक थी। वे भले ही शांत रहते थे, लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहरी थीं, वरना वे इतने विशाल साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाते। एम्परर स्टार के अन्य समूहों को भी जब मेडिसिन किंग वैली जैसी शक्तियों का सामना करना पड़ा, तो उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। शुरुआत में एम्परर स्टार के समूहों ने तकनीक के दम पर कई युद्ध जीते थे, लेकिन अब जब छोटी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं, तो बचे हुए प्रतिद्वंद्वी बेहद कठिन थे। जल्द ही इन्फिनिट ग्रुप और तियानयू ग्रुप दोनों से खुशखबरी आई। तियानयू ग्रुप के 2 हाफ सैंड्स गो किजुए द्वारा दिए गए क्रिस्टल की मदद से सेंट रैंक बन गए। इन्फिनिट ग्रुप की ओर से सिल्वर विंग और मून प्यूपिल ने भी सफलतापूर्वक सेंट रैंक हासिल कर ली। इतना ही नहीं, गो किजुए, जो इंपीरियल रैंक से बस 1 बाल बराबर दूर थे, उन्होंने भी सफलतापूर्वक इंपीरियल रैंक में प्रवेश कर लिया। इसका मतलब था कि अब इन्फिनिट ग्रुप की लड़ाकू शक्ति में 1 इंपीरियल रैंक, 7 सेंट रैंक, लाखों विशिष्ट सैनिक, 30 लाख युद्ध मशीनें और 1 लाख महान यान के सन्यासी योद्धा शामिल थे।
साथ ही लानशी और जी शांग जैसे 500 प्रतिभावान छात्र भी थे। दूसरी ओर तियानयू ग्रुप के पास 5 सेंट रैंक और 35 लाख सैनिक थे। तय समय पर दोनों समूहों की सेनाएं निर्धारित स्थान पर जुटने लगीं। तियानहोंग डोमेन की एक बड़ी शक्ति होने के नाते मेडिसिन किंग वैली भी हर हलचल पर नजर रखे हुए थी। उनके इंपीरियल रैंक पूर्वज एकांतवास से बाहर आ चुके थे और उनके 5 शीर्ष संतों में से एक हाल ही में हाफ एम्परर स्तर पर पहुंच गया था। इसके अलावा उनके पास 10 और संत और 1 करोड़ सन्यासी सैनिकों की विशाल सेना थी, जो दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार थी। युद्ध का मैदान मेडिसिन किंग वैली के बाहर। मेडिसिन किंग वैली से 10,000 मील दूर एक बंजर मैदान था। यहाँ की जमीन वीरान थी और आसपास कोई संसाधन नहीं थे। गड़गड़ाहट। इन्फिनिट ग्रुप और तियानयू ग्रुप की सेनाएं यहाँ तेजी से प्रकट हुईं। उन्होंने सीधे सीमा पर हमला न करके इस शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के प्रति सम्मान दिखाया। आखिरकार मेडिसिन किंग वैली कोई मामूली शक्ति नहीं थी। जैसे ही 85 लाख की संयुक्त सेना यहाँ पहुंची, मेडिसिन किंग वैली ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। घाटी के भीतर से अनगिनत फ्लोटिंग स्पिरिट शिप्स आसमान में उड़ने लगे। 1 करोड़ सन्यासी सैनिक उन जहाज़ों पर सवार हो गए। वे सीधे उड़कर आने के बजाय जहाज़ों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे ताकि युद्ध क्षेत्र पहुंचने तक उनकी ऊर्जा बची रहे और वे ताज़ा दम होकर लड़ सकें। पूरा मैदान सैनिकों की आवाजाही से गूंज उठा। जब मेडिसिन किंग वैली की विशाल सेना यहाँ भव्य तरीके से प्रकट हुई तो हवा में अचानक एक खूनी गंध और युद्ध का उन्माद भर गया। मेडिसिन किंग वैली की ओर से उनके इंपीरियल पूर्वज अभी सामने नहीं आए थे। इसे देखते हुए गो किजुए ने भी अभी खुद को प्रकट नहीं किया। मेडिसिन किंग वैली की सेना का नेतृत्व एक हाफ एम्परर और 4 शीर्ष सेंट रैंक के योद्धा कर रहे थे। उनके पीछे 10 अन्य उच्च स्तरीय संत और उनके पीछे 1 करोड़ सैनिकों का विशाल जनसमूह था। मेडिसिन किंग वैली के हाफ एम्परर ने आगे बढ़कर ठंडे स्वर में कहा, जिसकी आवाज़ आसमान और ज़मीन के बीच गूंज उठी। बाहरी लोगों का कमांडर आगे आए और बात करे। लिए कोंगवू पहले ही आगे बढ़ने वाले थे। उन्होंने ठंडेपन से भरे स्वर में पूछा, क्या बात है? मेडिसिन किंग वैली के उस हाफ एम्परर का नाम कोऊ जुन था। जब कोऊ जुन ने देखा कि लिए कोंगवू न तो एम्परर रैंक का है और न ही हाफ एम्परर, तो वह थोड़ा निराश हुआ। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुमसे शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। अपने एम्परर रैंक विशेषज्ञ को बाहर भेजो। तुम्हारी हैसियत मुझसे बात करने की नहीं है। लिए कोंगवू के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने उदासीनता से जवाब दिया, तुम्हारी हैसियत हमारे गठबंधन के एम्परर रैंक विशेषज्ञ के दर्शन करने की भी नहीं है। कोऊ जुन ने लिए कोंगवू को अयोग्य कहा, तो लिए कोंगवू ने भी कमजोरी नहीं दिखाई और सीधा कह दिया कि कोऊ जुन गो किजुए से मिलने के लायक नहीं है। कोऊ जुन को गुस्सा नहीं आया। उसके लिए कोंगवू जैसा कमजोर व्यक्ति जो उसके स्तर का नहीं था, महज एक जोकर के समान था। और एक जोकर की बातों पर उसे गुस्सा क्यों आता? हालांकि गुस्सा न होने का मतलब यह नहीं था कि वह उसे सजा नहीं देगा। वह मुस्कुराया और लिए कोंगवू से बोला, याद रखना, तुम्हें मारने वाला व्यक्ति कोऊ जुन है। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी मौत बहुत बदसूरत होगी। जैसे ही कोऊ जुन ने बोलना बंद किया, उसने तुरंत हमला कर दिया और इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। मारो, सभी बाहरी लोगों को खत्म कर दो। इन्हें मेडिसिन किंग वैली की ताकत का एहसास करा दो। मेडिसिन किंग वैली की सन्यासी सेना गर्जना कर उठी। उनके पास पूरे 1 करोड़ सन्यासी थे, जबकि इन्फिनिट ग्रुप और तियानयू ग्रुप को मिलाकर केवल 85.5 लाख सैनिक थे। संख्या के मामले में उनके पास 15 लाख सैनिकों की बढ़त थी। उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के मामले में उनके पास 1 सम्राट, 1 अर्ध सम्राट, 4 शीर्ष सेंट रैंक और 10 या उससे अधिक 5वें चरण के सेंट रैंक योद्धा थे। इन्फिनिट ग्रुप और तियानयू ग्रुप के पास वर्तमान में 5वें चरण के केवल 6 सेंट रैंक और उससे नीचे के अन्य 6 योद्धा थे। कुल मिलाकर उनके पास केवल 12 सेंट योद्धा थे। दूसरी ओर मेडिसिन किंग वैली के पास 1 अर्ध सम्राट और 14 सेंट रैंक सन्यासी थे। कहा जा सकता था कि जैसे ही यह युद्ध शुरू हुआ, इन्फिनिट ग्रुप और तियानयू ग्रुप पहले ही आधा युद्ध हार चुके थे। मेडिसिन किंग वैली की सन्यासी सेना के हमले का सामना करते हुए भी इन्फिनिट ग्रुप मित्र सेना और तियानयू ग्रुप डरे नहीं। विशेष रूप से इन्फिनिट ग्रुप का मनोबल 7वें आसमान पर था। महान यान राजवंश के साथ उनका पिछला युद्ध एक निरंतर और बड़ी जीत थी। ऐसी स्थिति में उन्हें मेडिसिन किंग वैली का कोई डर नहीं था। जैसे ही मेडिसिन किंग वैली की सेना करीब आए, इन्फिनिट ग्रुप और तियानयू ग्रुप की लड़ाकू इकाइयों ने भी गगनभेदी गर्जना की। मारो, मारो, मारो। हत्या की चीखों के बाद बड़ी संख्या में पोर्टेबल मिसाइलें मेडिसिन किंग वैली के सन्यासियों की ओर सीटी बजाती हुई बढ़ीं। अधिकांश स्पिरिट स्पेल्स और डिवाइन एबिलिटीज की तुलना में मिसाइलों और लेजर तोपों का पलड़ा भारी था। मेडिसिन किंग वैली की सेना के कुछ सन्यासियों के पास इतनी दूरी तक मार करने वाले मंत्र ही नहीं थे कि वे इन्फिनिट ग्रुप की इकाइयों को निशाना बना सकें। इन्फिनिट ग्रुप की ओर से मिसाइलें सीधे चेहरों पर जाकर टकरा रही थीं और लेजर तोपों ने भयानक लेजर छोड़े जो युद्ध क्षेत्र को चीरते हुए निकल गए। सौभाग्य से तियानहोंग डोमेन और एम्परर स्टार की सेनाओं के बीच कुछ समय से झड़पें चल रही थीं।
मेडिसिन किंग वैली को भी एम्परर स्टार की तकनीक का थोड़ा अंदाजा था। वे जानते थे कि ये बहुत शक्तिशाली बाहरी वस्तुएं हैं। सन्यासियों की नज़र में बाहरी वस्तुएं कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे असली ताकत नहीं थी, इसलिए वे तुच्छ थीं। लेकिन इन्हीं तुच्छ तकनीकी हथियारों ने मेडिसिन किंग वैली के सन्यासियों को उनके अहंकार की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। बेशक मेडिसिन किंग वैली अगर इतनी बड़ी शक्ति बनी थी तो वहां मूर्खों से ज़्यादा बुद्धिमान लोग थे। इन्फिनिट ग्रुप के हथियारों की ताकत को देखते ही को जुन की आवाज़ पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। व्यूह रचना, आगे बढ़ो। उसका आदेश सरल था और उसने युद्ध के एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया जिससे इन्फिनिट ग्रुप की सेनाएं अपेक्षाकृत अपरिचित थीं। पहले मेडिसिन किंग वैली के सन्यासी एक असंगठित भीड़ की तरह थे, लेकिन कोहू जुन के आदेश के बाद उनकी असली काबिलियत सामने आई। सेना के पीछे से गो किजुए ने देखा कि मेडिसिन किंग वैली के सन्यासियों ने बड़ी संख्या में बैटल फॉर्मेशंस बना लिए थे। ये सन्यासी लगभग 10-10 हजार के समूहों में व्यूह रचना करने लगे। सबसे छोटा व्यूह 10,000 का था, जबकि बड़े वाले 50,000 या 1 लाख के थे। व्यूह बनाने के बाद ये सन्यासी अब बिखरे हुए व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे अपनी सामूहिक स्पिरिट पावर का उपयोग कर रहे थे। जब मिसाइलें और लेजर तोपें इन व्यूहों की ओर बढ़ीं तो उन्हें मेडिसिन किंग वैली के रक्षा घेरों ने पूरी तरह से रोक दिया। चाहे कितनी भी मिसाइलें आएं या लेजर हमले हों, वे एक पल के लिए भी मेडिसिन किंग वैली की सेना के इन व्यूहों को भेद नहीं पाए। मेडिसिन किंग वैली महान यान राजवंश से अधिक शक्तिशाली थी और इसके पीछे स्पष्ट कारण था। इन्फिनिट ग्रुप की सेना में महान यान के 10 लाख सन्यासी भी थे, लेकिन उन्हें इस तरह के युद्ध व्यूह बनाना नहीं आता था। इन व्यूहों के कारण युद्ध बेहद तनावपूर्ण हो गया। गु किजुए ने पूरे युद्ध क्षेत्र की स्थिति का अवलोकन किया, उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच युद्ध अभी गतिरोध की स्थिति में था। मेडिसिन किंग वैली के व्यूह निस्संदेह शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी कमी उनकी लचीलेपन की कमी थी। करीब की लड़ाई में कुछ नुकसान उठाने के बाद इन्फिनिट ग्रुप की सेना ने मारो और भागो की रणनीति अपनाई। जी शांग, लानशी और अन्य छात्र सुरक्षित दूरी से मेडिसिन किंग वैली के व्यूहों को लगातार परेशान करने लगे। ये व्यूह दो सेनाओं की सीधी टक्कर में भयानक थे, लेकिन इन्फिनिट ग्रुप के सामने वे खुद को बदकिस्मत ही समझ सकते थे, क्योंकि इन्फिनिट ग्रुप का तरीका व्यूह बनाकर हमला करना नहीं था। इससे मेडिसिन किंग वैली का शक्तिशाली प्रहार सीधे रूई पर गिरने जैसा हो गया। ताकत तो पूरी थी, पर इस्तेमाल करने की जगह नहीं थी। बूम बूम बूम। इन्फिनिट ग्रुप ने मेडिसिन किंग वैली की सेना पर मिसाइलों और लेजर तोपों से अंधाधुंध हमला किया, लेकिन सब बेकार था। मेडिसिन किंग वैली के रक्षा घेरों ने हर हमले को झेल लिया। वे इस सख्त कछुए के खोल को फोड़ नहीं पा रहे थे। हालांकि मेडिसिन किंग वैली के व्यूह भी इन्फिनिट ग्रुप के लिए ज़्यादा खतरा पैदा नहीं कर पा रहे थे। जब भी वे हमला करते, इन्फिनिट ग्रुप के सैनिक तुरंत बिखर जाते और आसमान से लेकर जमीन तक कहीं भी प्रकट हो जाते। तभी गु किजुए की आवाज़ युद्ध क्षेत्र में गूंजी, उन सन्यासियों को खत्म करने पर ताकत लगाओ जो व्यूह नहीं बना सकते। गु किजुए की यह सलाह निर्णायक थी। इन्फिनिट ग्रुप के पास जबरदस्त गतिशीलता थी। मेडिसिन किंग वैली के व्यूह हमले और बचाव में तो मजबूत थे, पर लचीले नहीं थे। यदि इन्फिनिट ग्रुप आमने सामने की टक्कर से बचकर छापामार युद्ध करता तो मेडिसिन किंग वैली लाचार हो जाती। गु किजुए की चेतावनी के बाद मेडिसिन किंग वैली के उन सन्यासियों की शामत आ गई जो व्यूह का हिस्सा नहीं थे। स्थिति बिगड़ती देख मेडिसिन किंग वैली के इंपीरियल पूर्वज ने भी आदेश जारी किया, जो सन्यासी व्यूह नहीं बना सकते वे मुख्य व्यूहों के करीब आ जाएं और खतरा होने पर सुरक्षा के लिए उनके भीतर प्रवेश करें। तियानहोंग डोमेन की शीर्ष शक्ति होने के नाते मेडिसिन किंग वैली ने अपनी साख के अनुरूप तेजी से प्रतिक्रिया दी। दोनों पक्ष एक दूसरे के वार पर वार कर रहे थे। हालांकि दुश्मन ताकतवर था, लेकिन गु किजुए का अभी युद्ध में उतरने का कोई इरादा नहीं था। फिलहाल युद्ध बराबरी पर था, लेकिन व्यूह बनाए रखने के लिए मेडिसिन किंग वैली के सन्यासियों को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी। ये गतिरोध लंबे समय में उनके लिए नुकसानदेह साबित होने वाला था। इन्फिनिट ग्रुप और तियान यू ग्रुप की संयुक्त सेना के लिए मेडिसिन किंग वैली निश्चित रूप से एक योग्य प्रतिद्वंद्वी थी। चाहे वह उच्च स्तरीय योद्धाओं का युद्ध क्षेत्र हो या पारंपरिक सेनाओं का, मेडिसिन किंग वैली ने महान यान राजवंश की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली प्रदर्शन किया। विभिन्न मोर्चों पर मेडिसिन किंग वैली की सन्यासी सेना ने इन्फिनिट ग्रुप की सेना को बराबरी की टक्कर दी। वे लगातार सन्यासी युद्ध व्यूह बनाए हुए थे। हालांकि इसमें भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हो रही थी, लेकिन इन्फिनिट ग्रुप की सेना इस कछुए के खोल को इतनी जल्दी नहीं भेद पा रही थी। हालांकि मेडिसिन किंग वैली के पूर्वज ने इस कमी को साफ देख लिया था। इस स्थिति का सामना करने के लिए केवल दो ही समाधान थे, या तो वे इस समय युद्ध व्यूह को भंग कर दें, अन्यथा यदि वे इसे जारी रखते तो उनकी सेना निश्चित रूप से सबसे पहले ढह जाती। दूसरा विकल्प इस युद्ध को जल्दी समाप्त करना था। जब तक वे युद्ध को जल्दी खत्म कर सकते थे, तब तक उन्हें लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के कारण होने वाली भारी ऊर्जा खपत का सामना नहीं करना पड़ता।
यही सोचकर मेडिसिन किंग वैली के पूर्वज मेडिसिन सम्राट ने सीधे मैदान में उतरने और युद्ध में भाग लेने का फैसला किया। बूम! एक भयानक आभा जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली थी, अचानक इस क्षण चारों ओर फैल गई। जब ये भयानक आभा प्रकट हुई तो इन्फिनिट ग्रुप की संयुक्त सेना में क्षण भर के लिए घबराहट फैल गई। एक इंपीरियल रैंक विशेषज्ञ द्वारा डाला गया दबाव स्वर्ग और पृथ्वी को कंपा देने वाला और अत्यंत भयानक था। सौभाग्य से उनकी घबराहट ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि ठीक उसी समय इन्फिनिट ग्रुप की सेना के पीछे से भी एक भयानक इंपीरियल रैंक का दबाव अचानक उभरा। बूम! एक अत्यंत उग्र और दबंग आभा प्रकट हुई। तुरंत बाद गू किजुए की आकृति सीधे मेडिसिन सम्राट के सामने आ खड़ी हुई। मेडिसिन सम्राट का चेहरा वृद्ध और बाल सफेद थे। उन्होंने गहरे हरे रंग का चोगा पहना था और उनके पूरे शरीर से एक राजसी आभा निकल रही थी। उनके बगल में नीली लपटों का एक समूह तैर रहा था जिसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। उन लपटों के चारों ओर का स्थान लगातार मुड़ रहा था। मेडिसिन सम्राट के प्रकट होने के बाद मेडिसिन किंग वैली की सेना का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि इन्फिनिट ग्रुप की सेना भी डरी नहीं। गू किजुए द्वारा प्रदर्शित भयानक आभा मेडिसिन सम्राट की तुलना में केवल मजबूत थी, कमजोर नहीं। आसमान के ऊपर मेडिसिन सम्राट हमला करने की जल्दी में नहीं थे। उनका अचानक प्रकट होना केवल इन्फिनिट ग्रुप के विशेषज्ञों की क्षमताओं को परखने के लिए था। अब उन्होंने देख लिया था कि ये बाहरी लोग उतने कमजोर नहीं थे जितना उन्होंने शुरू में सोचा था। अपनी अजूर डॉन हेवनली डिवाइन फायर के दम पर उन्हें विश्वास था कि वे गू किजुए को दबा सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ती, इसलिए उन्होंने नफे नुकसान का आकलन करना शुरू किया। कुछ देर सोचने के बाद मेडिसिन सम्राट ने कहा, आप कहाँ से आए हैं? मेरे मेडिसिन किंग वैली पर हमला क्यों कर रहे हैं? चूंकि मेडिसिन सम्राट ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए गू किजुए भी चिंतित नहीं थे। देरी जितनी अधिक होती, दुश्मन की सेना की ऊर्जा उतनी ही अधिक खर्च होती, जो इन्फिनिट ग्रुप के लिए फायदेमंद था। गू किजुए ने उदासीनता से कहा, शक्तिशाली कमजोर का शिकार करता है, यही प्राकृतिक नियम है। और अधिक क्यों पूछना? मेडिसिन सम्राट ने सिर हिलाया, योग्यतम की उत्तरजीविता। ये शब्द निश्चित रूप से सत्य हैं, लेकिन आपको क्यों लगता है कि मेडिसिन किंग वैली कमजोर पक्ष है? गू किजुए हंसे, यदि मेडिसिन किंग वैली के पास पर्याप्त शक्ति होती तो आप मुझसे इतनी बातें नहीं कर रहे होते, बल्कि सीधे हमला कर देते। जब उन्होंने एक ही वाक्य में मेडिसिन सम्राट के विचारों को उजागर कर दिया तो सम्राट थोड़ा मौन हो गए। उन्होंने गू किजुए को और अधिक गंभीरता से देखा। मेडिसिन सम्राट की नज़र में गू किजुए निस्संदेह एक बुद्धिमान दुश्मन थे। मौन के बाद सम्राट बोले, मेरे बगल में मौजूद इस दिव्य अग्नि ने एक बार एक इंपीरियल रैंक विशेषज्ञ को भस्म कर दिया था। क्या आप तब तक लड़ने पर अड़े हैं जब तक दोनों पक्ष नष्ट न हो जाएं? गू किजुए ने सिर हिलाया, आप मुझे कम आंक रहे हैं और खुद को बहुत अधिक। पारंपरिक युद्ध क्षेत्र पर आप निश्चित रूप से हार रहे हैं। सेंट रैंक युद्ध क्षेत्र पर हमारे 12 विशेषज्ञ आपके 14 विशेषज्ञों और एक अर्ध सम्राट का सामना कर रहे हैं। हम कम संख्या में होकर भी बराबरी पर हैं, जो हमारी शक्ति को दर्शाता है। यदि आपके विशेषज्ञों से एक भी छोटी सी गलती हुई या मैंने अचानक हमला करके एक सेंट विशेषज्ञ को मार दिया तो यह संतुलन पूरी तरह से टूट जाएगा। जैसे ही गू किजुए ने ये शब्द कहे, मेडिसिन सम्राट का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। वे जानते थे कि गू किजुए जो कह रहे थे वह सच था। मेडिसिन सम्राट ने हल्की आह भरी और कहा, तो चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गू किजुए ने जवाब के बजाय कहा, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। सम्राट ने सिर हिलाया और अपनी दिव्य अग्नि से एक लपटों से लिपटा तांबे का गदा निकाला। हमला करने का फैसला करने के बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अचानक प्रहार किया। स्विश! हाथ में तांबे की गदा घुमाते ही एक भयानक नीली अग्नि की लहर हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी। जहां से ये लहर गुजरी वहां का स्थान मुड़ने लगा। इस प्रहार का सामना करते हुए गू किजुए बिजली से घिर गए और उन्होंने एक मुक्का मारा। यह मुक्का स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाला था। इस समय वे एक ड्रैगन में बदल गए प्रतीत हो रहे थे, जो एक ही मुक्के से आसमान को खोल रहा हो। बूम! रंबल! बूम! बूम! इस मुक्के की शक्ति मेडिसिन सम्राट की कल्पना से परे थी। ब्लड ड्रैगन की 9 पूर्वजों की विरासत ने उन्हें अपार शक्ति दी थी। इंपीरियल रैंक में कदम रखने के बाद उनके पूरे बल वाले मुक्के ने सम्राट के प्रहार से भी अधिक शक्ति प्रदर्शित की। हवा को चीरती हुई बिजली की लहरें अचानक अग्नि की लहर से टकरा गईं। बूम! अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से कांप रहे हों। एक इंपीरियल रैंक का युद्ध वास्तव में भयानक था। गू किजुए और मेडिसिन सम्राट अगर नहीं लड़ते तो बात अलग थी, लेकिन एक बार जब वे भिड़ गए तो यह एक प्रलयकारी युद्ध बन गया। इन दोनों के युद्ध क्षेत्र की तुलना में अन्य सेंट रैंक विशेषज्ञों के युद्ध क्षेत्र इस क्षण फीके पड़ गए थे। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद एम्परर रैंक विशेषज्ञों के रूप में उनके पास मौजूद डरावनी युद्ध क्षमता पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी।
जब से गु किजुए ने इंपीरियल रैंक में प्रवेश किया था, उन्होंने कभी किसी अन्य एम्परर रैंक विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। इस बार मेडिसिन किंग वैली के मेडिसिन सम्राट का सामना करते हुए वे बेहद सतर्क थे। यद्यपि मेडिसिन सम्राट ने पहले एक इंपीरियल रैंक को मारा था, लेकिन वे सभी नए उन्नत योद्धा थे जिन्हें एम्परर रैंक के मुकाबलों का अनुभव नहीं था। अन्यथा मेडिसिन सम्राट उन्हें इतनी आसानी से नहीं मार पाते। हालांकि गु किजुए भी एक नए उन्नत इंपीरियल रैंक योद्धा थे, लेकिन उनकी स्थिति दूसरों से अलग थी। सर्वनाश की शुरुआत से ही उन्होंने आज तक कदम दर कदम जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों में संघर्ष किया था। इन परिस्थितियों में उनका युद्ध अनुभव पहले से ही अत्यंत समृद्ध था। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्लड ड्रैगन के 9 पूर्वजों की विरासत भी प्राप्त की थी। वे 9 पूर्वज ऐसे क्रूर व्यक्ति थे जिन्होंने खून की नदियां बहा दी थीं। उनकी विरासत मिलने के बाद गु किजुए के पास युद्ध कौशल की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने इस लड़ाई में मेडिसिन सम्राट को कम आंकने की रत्ती भर भी गलती नहीं की, जिससे मेडिसिन सम्राट पर भारी दबाव बन गया। स्वूश! मेडिसिन सम्राट के हाथ में मौजूद तांबे की गदा से लगातार नीली रोशनी निकल रही थी। मूल गदा अब पूरी तरह से नीली लपटों में लिपटी हुई थी। यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि यदि सम्राट इसे लापरवाही से भी घुमाते तो वह हमला एक सामान्य सेंट रैंक योद्धा की जान लेने के लिए पर्याप्त था। गु किजुए जैसे इंपीरियल रैंक विशेषज्ञ भी अगर सीधे इसकी चपेट में आते तो घायल हो सकते थे। चीलाला! जैसे ही मेडिसिन सम्राट ने गु किजुए पर लगातार हमले करने के लिए तांबे की गदा लहराई, गु किजुए के हाथों से निकलती बिजली लगातार सम्राट की ओर प्रहार करने लगी। हुम्फ! मेडिसिन सम्राट ने ठंडी आह भरी और उनके दिल में हत्या का इरादा और गहरा हो गया। अभी की जांच परख के बाद उन्हें गु किजुए की ताकत का सामान्य अंदाजा हो गया था। गु किजुए का अनुभव समृद्ध था, उनकी हरकतें फुर्तीली थीं और बिजली पर उनका नियंत्रण उन्हें भयानक मारक क्षमता प्रदान कर रहा था। हालांकि सम्राट को लगा कि गु किजुए के पास अभी भी कोई निर्णायक फिनिशर मूव अंतिम प्रहार नहीं है। उन्होंने गु किजुए के तुरुप के पत्ते का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर कुछ झूठे अवसर दिए। गु किजुए ने उन अवसरों का लाभ तो उठाया, लेकिन बिजली के प्रहारों के अलावा कोई गुप्त चाल नहीं दिखाए। इससे सम्राट ने निष्कर्ष निकाला कि गु किजुए के पास शायद कोई प्रलयकारी गुप्त हथियार नहीं है। गु किजुए नहीं जानते थे कि सम्राट क्या सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें इतना पता था कि सम्राट उन्हें परख रहे थे। जब सम्राट उन्हें परख रहे थे तो वे भी सम्राट की थाह ले रहे थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मेडिसिन सम्राट उतने अजेय नहीं है जितना सोचा गया था। प्रतिद्वंद्वी का सबसे शक्तिशाली हथियार आजूर डॉन हेवनली डिवाइन फायर था। इसके बिना सम्राट की युद्ध शक्ति आधी रह जाती। सम्राट मूलतः एक कीमियागर थे और दिव्य अग्नि से अलग होने पर उनकी ताकत काफी गिर जाती। अब जब शुरुआती जांच खत्म हो चुकी थी तो स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों ने गंभीर होना शुरू कर दिया। चीलाला! रंबल! गु किजुए का पूरा शरीर इस क्षण भयानक और चौंकाने वाला हो गया। उनसे अंतहीन बिजली फटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वयं थंडरपोल बिजली के कुंड में स्नान कर रहे हों। मेडिसिन सम्राट, जीयिन्यू और अन्य लोगों की चकित निगाहों के सामने गु किजुए के चारों ओर की बिजली तेजी से अविश्वसनीय परिवर्तनों से गुजर रही थी। कुछ ही देर में आसमान में फैली बिजली गु किजुए के शरीर पर जमने लगी। इंपीरियल रैंक तक पहुंचने के बाद बिजली की शक्ति की उनकी समझ और उसका प्रयोग एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अत्यंत कम समय में अनगिनत बिजली के बोल्ट सीधे उनके शरीर पर जमा होकर थंडर आर्मर, बिजली का कवच बन गए। इतना ही नहीं, बिजली का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथ में इकट्ठा हुआ और देखते ही देखते एक नुकीली और दबंग थंडर बैटल सेबर, बिजली की तलवार में बदल गया। ये दृश्य देखकर मेडिसिन सम्राट की भड़कुटी तन गई। पिछली जांच से उन्हें लगा था कि वे गु किजुए को समझ चुके हैं। अब उन्हें एहसास हुआ कि गु किजुए के पहले के हमले तो बस दिखावा थे। इस समय गु किजुए ने आखिरकार अपना असली कौशल दिखाया था। वूश! मेडिसिन सम्राट ने गहरी सांस ली। उनके हाथ में नीली दिव्य अग्नि से बनी तांबे की गदा फिर से अग्नि में विलीन हो गई। बहुत से लोगों ने शायद सम्राट की लड़ने की यह शैली पहले कभी नहीं देखी होगी। सम्राट ने लगातार हैंड सील्स, हस्त मुद्राएं बनाईं। देखते ही देखते वह नीली दिव्य अग्नि एक विशाल पिल्फनेस, दवा बनाने वाली भट्टी में बदल गई, जो भीषण लपटों के साथ धधक रही थी। सम्राट ने अपनी सोच से उस भट्टी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे सीधे गु किजुए को कुचलने के लिए नीचे भेजा। गु किजुए को लगा कि यह शैली वैसी ही थी जैसे कोई सर्वनाश से पहले इंटरनेट कैफे में लड़ाई के दौरान कंप्यूटर मॉनिटर को हथियार बना ले। जब वे इस अनूठी शैली के बारे में सोच ही रहे थे, तब तक उस भट्टी ने माउंट ताई के गिरने जैसी गति के साथ उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। गु किजुए पूरी तरह निडर थे और उन्होंने सीधे उस प्रहार का सामना किया। रंबल! चीलाला! आसमान में चमकती बिजली के बीच उन्होंने सीधे अपनी बिजली की तलवार उठाए और हवा को चीरते हुए प्रहार किया। ये प्रहार शक्तिशाली, भारी और अतुलनीय रूप से उग्र था। एक ही वार से स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया और अंतरिक्ष में बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं, जो इस बल को सहन करने में असमर्थ थीं।
लिए कोनवू, सिल्वर विंग, मून प्यूपिल और अन्य की निगाहों के नीचे गो किजुए की तलवार मेडिसिन सम्राट की भट्टी से हिंसक रूप से टकराए। क्लैंग, एक विशाल घंटे के टकराने जैसी गूंज सुनाई दी और उससे निकलने वाली ध्वनि तरंगें कान फोड़ने वाली थीं। अचानक ऐसा लगा मानो आसमान गिर गया हो और धरती धंस गई हो, अंतरिक्ष खंडित हो गया और सूर्य चंद्रमा की गति उलट गई। उनके मिलन केंद्र से एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर चारों दिशाओं में पागलों की तरह फैल गई। हवा में लड़ रहे कई सेंट रैंक विशेषज्ञ इस प्रभाव से लड़खड़ा गए। नीचे युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्षों की लड़ाकू इकाइयां तुरंत खून की धुंध में बदल गईं या पुर्जे पुर्जे होकर बिखर गईं। इंपीरियल रैंक की शक्ति वास्तव में डरावनी और दबंग थी। ये देखकर मेडिसिन सम्राट सीधे 9वें आसमान की ओर उड़ गए। गोकिजुए भी निडर होकर सीधे आसमान की ऊंचाइयों में लड़ने के लिए ऊपर चले गए। इन दोनों ने अपना युद्ध क्षेत्र ऊपर इसलिए बदला ताकि नीचे मौजूद अपनी सेनाओं को मौत के घाट उतरने से बचाया जा सके। उन दोनों के ऊपर जाते ही नीचे लड़ रही सेनाओं ने राहत की सांस ली। यद्यपि स्वर्ग और पृथ्वी अभी भी कांप रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे इस महाशक्तिशाली युद्ध की चपेट में आकर मारे जाएंगे। 9वें आसमान की ऊंचाइयों पर मौजूद वे दो आकृतियां अब तक धुंधली हो चुकी थीं। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी का कांपना और थरथराना जारी था। जी यिन्यू ने ऊपर की ओर देखा तो उसे केवल बिजली का एक गोला और हरी लपटों का एक गोला आपस में भीषण युद्ध करते हुए दिखाई दिया। वह नहीं जानती थी कि युद्ध किस दिशा में बढ़ रहा है। वह केवल मन ही मन प्रार्थना कर सकती थी कि कोई अनहोनी न हो जाए जिससे गो किजुए अप्रत्याशित रूप से घायल हो जाएं। भले ही गो किजुए मेडिसिन सम्राट के खिलाफ जल्दी जीत हासिल न कर पाएं, लेकिन जब तक वे उन्हें उलझाए रख सकते थे यह उनके लिए फायदेमंद था। इन्फिनिट ग्रुप की नियमित लड़ाकू इकाइयों ने इस समय धीरे धीरे बढ़त बना ली थी। मेडिसिन किंग वैली की सन्यासी सेना द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूहों में से 2 को पहले ही तोड़ा जा चुका था। जैसे जैसे समय बीत रहा था अधिक से अधिक व्यूह ध्वस्त होते जा रहे थे। ये युद्ध जितना लंबा खींचता इन्फिनिट ग्रुप की मित्र सेना के जीतने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाती। सेंट रैंक युद्ध क्षेत्र में भी नए घटनाक्रम देखने को मिले। जी यिन्यू के निरंतर भीषण प्रहारों के कारण मेडिसिन किंग वैली का एक सेंट रैंक सन्यासी गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी और वह मैदान में टिकने के काबिल नहीं रहा था। इसका मतलब था कि सेंट रैंक के स्तर पर भी इन्फिनिट ग्रुप की सेना अब श्रेष्ठ स्थिति में थी। जी यिन्यू, लिए कोनवू और स्टार सोर्स के नेतृत्व में इन्फिनिट ग्रुप की सेना पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही थी। 9वें आसमान के ऊपर मेडिसिन सम्राट और गो किजुए के बीच अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन अपनी चतुराई से सम्राट ने गिरते हुए रुझान को पहचान लिया था। जल्द ही उनकी गगनभेदी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। मेडिसिन किंग वैली के सन्यासियों, युद्ध व्यूह बनाओ और व्यवस्थित रूप से पीछे हटो। जो सन्यासी व्यूह बनाने में असमर्थ हैं वे पहले पीछे हटें, ये वृद्ध तुम्हारी सुरक्षा के लिए मोर्चा संभालेगा। मेडिसिन सम्राट के आदेश के बाद मेडिसिन किंग वैली के सन्यासियों ने राहत की सांस ली। वे तुरंत रक्षात्मक व्यूहों में संगठित होकर पीछे हटने लगे। ये देखकर जी यिन्यू ने गो किजुए के आदेश का इंतजार किए बिना अपनी आज्ञा दी, उन्हें रोको, भागने मत दो। दुश्मन की सभी लड़ाकू इकाइयों को खत्म कर दो। अब युद्ध क्षेत्र के टुकड़े टुकड़े होने लगे। कुछ इकाइयां व्यूहों से टकरा रही थीं, तो कुछ भागते हुए सन्यासियों का पीछा कर रही थीं। यहाँ मेडिसिन किंग वैली की असली ताकत का पता चला। जहां महान यान राजवंश ऐसे हालात में पूरी तरह ढह गया था और कट गया था, वहीं मेडिसिन किंग वैली एक व्यवस्थित तरीके से पीछे हट रही थी। यदि वे भगदड़ में भागते तो इन्फिनिट ग्रुप उन्हें आसानी से कुचल देता। गो किजुए ने जब देखा कि दुश्मन इतनी सुव्यवस्थित तरीके से पीछे हट रहा है, तो उनके मन में मेडिसिन किंग वैली के प्रति सम्मान और बढ़ गया। हालांकि पीछे हटने की भी कीमत चुकानी पड़ी। आमने सामने की लड़ाई में जहां उन्होंने 20% सैनिक खोए थे, वहीं भागते समय थोड़े ही समय में उनके 10% सैनिक और मारे गए। इन्फिनिट ग्रुप के पास शुरू में 85 लाख सैनिक थे, जिनमें से लाखों हताहत हुए थे। लेकिन पीछा करने के दौरान उनके नुकसान की दर कम हो गई, क्योंकि मेडिसिन किंग वैली के सन्यासी अब लड़ना नहीं, सिर्फ भागना चाहते थे। यहाँ इन्फिनिट ग्रुप के तकनीकी हथियारों ने कमाल कर दिया। पोर्टेबल मिसाइलों और लेजर हथियारों की रेंज बहुत अधिक थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्हें चलाने के लिए सैनिकों को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती थी, जबकि सन्यासियों के जादुई हथियारों को उनकी ऊर्जा की जरूरत थी। ये युद्ध वास्तव में 3 चरणों में चला। मोर्चाबंदी, जहां दोनों पक्षों ने आमने सामने की टक्कर ली। पीछा करना, जहां मेडिसिन किंग वैली पीछे हटी और भारी नुकसान उठाया। घेराबंदी, जैसे ही वे मेडिसिन किंग वैली के अपने क्षेत्र में घुसे, उन्होंने अपने घरेलू मैदान, किलों और युद्ध पशुओं का लाभ उठाना शुरू किया। घेराबंदी के चरण में इन्फिनिट ग्रुप को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन जीत की लहर पर सवार उनकी सेना को अब रोकना नामुमकिन था। एक के बाद एक व्यूह नष्ट किए गए और मेडिसिन किंग वैली के अमर शहरों पर कब्जा कर लिया गया। मेडिसिन किंग वैली की सेना के पास बार बार पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
तो ये था ग्लोबल म्यूटेशन स्वॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी के 91 से 100 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।